वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज मैं आपके सामने मुगल इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उल्लेख करने जा रहा हूं। टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति। आप सभी लोगों से, दोस्तों से आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह 1-2 सेकंड का तकलीफ देगा, लेकिन इससे हम लोगों को काफी सहूलियत की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम लोग अब विश्लेषण करने जा रहे हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति एक उदार, समावेशी और रणनीतिक नीति थी। अकबर की राजपूत नीति विकास, विशेषताएं, कारण और प्रभाव के बारे में आज हम लोग विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख उद्देश्य था मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। अकबर एक दूरदर्शी शासक था और उसका हमेशा मानना था कि साम्राज्य के स्थायित्व के लिए जो कुछ करना है वो आवश्यक है, उसे किया जाना चाहिए। अकबर भली भांति यह समझता था कि राजपूत भारत का रूलिंग ट्राइब है और इस तरह से राजपूतों के पर्याप्त सहयोग के बिना मुगल साम्राज्य की स्थापना तो भारत में की जा सकती है, लेकिन उसे स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। अकबर ने जिस उदार राजपूत नीति का आत्मसात किया, उसका मुख्य कारण उसकी साम्राज्यवादी नीति थी और उस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने की उसकी नीति थी। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई, संघर्ष की नीति का परित्याग कर दिया। अकबर के पूर्वजों ने संघर्ष की नीति का अवलंबन किया था, लेकिन अपने पूर्वजों के विपरीत अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्री और सहयोग की नीति अपनाई। उसने संघर्ष की नीति का परित्याग कर दिया। इस नीति के तहत उसने राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कि भारमल की पुत्री से उसने विवाह किया और राजपूतों को साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पद से उसने सुशोभित किया। राजपूतों को प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी। राजा मान सिंह को महत्वपूर्ण कार्यभार दिया गया और इस नीति ने मुगल साम्राज्य और राजपूतों के बीच एक नए सद्भावपूर्ण संबंध की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला अकबर की राजपूत नीति में विवाह के माध्यम से गठबंधन बनाना, राजपूत कुलीनों को दरबार में शामिल करना और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना शामिल था। अकबर का मुख्य उद्देश्य राजपूतों को वफादार सहयोगी बनाकर एक एकीकृत और स्थिर साम्राज्य बनाना था। अकबर द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति एक स्थिर और व्यापक साम्राज्य के लिए राजपूत समर्थन जुटाने हेतु एक उदार, समावेशी रणनीतिक नीति थी। अकबर की राजपूत नीति के कुछ प्रमुख पहलू थे।
जिसके अंतर्गत मैत्रीपूर्ण संबंध अकबर ने राजपूतों के साथ संघर्ष के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया। दूसरा पहलू था वैवाहिक संबंध। वैवाहिक गठबंधन करके उसने राजपूत राजाओं के साथ संबंध स्थापित किए। जैसे आमेर के राजा भारमल की पुत्री से उसने विवाह कर राजपूतों का समर्थन हासिल किया और राजा मान सिंह को अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख तत्व था राजपूतों की वफादारिता का उपयोग करना। अकबर अच्छी तरह से जानता था कि राजपूत अत्यंत वफादार होते हैं और इस तरह से राजपूतों की वफादारिता का वह अपने साम्राज्य विस्तार में और साम्राज्य को सुदृढ़ करने में उपयोग करना चाहता था। इस कारण से उसने राजपूतों को सेना में शामिल किया। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह और भगवंत सिंह पर मिर्जाओं के गुजरात विद्रोह को कुचलने में अकबर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर की मैत्रीपूर्ण राजपूत नीति का प्रमुख उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार। अकबर राजपूतों के सहयोग से अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक विस्तार करना चाहता था और इस तरह से अकबर ने जिस मैत्रीपूर्ण राजपूत नीति का परिपालन किया उससे उसे अपने साम्राज्य के विस्तार में और सुदृढ़ीकरण में काफी सफलता की प्राप्ति हुई। अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख तत्व था सांस्कृतिक पहलू। अकबर की इस नीति ने मुगल शासन में राजपूत संस्कृति के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य किया। तो इस तरह से अकबर की राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य के लिए स्थिरता, वफादारी और सैन्य सहायता प्रदान की, जिसने साम्राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अकबर की राजपूत नीति उसके पूर्ववर्तियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अकबर एक महान व्यवहारिक व्यक्ति था। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने यह समझा कि भारत में एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजपूतों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए अकबर ने राजपूतों के ऊपर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने की नीति का परित्याग कर दिया और इसके बदले अकबर ने राजपूतों पर नियंत्रण पाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों का मिश्रण अपनाया। साथ ही साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों को अपने में शामिल करने का सफल प्रयास अकबर ने किया। अकबर की राजपूत नीति राजपूतों के साथ शांति स्थापित करने की नीति थी। अकबर ने महसूस किया कि राजपूतों को मुगलों के नियंत्रण में एकीकृत करके ही भारत पर सफलतापूर्वक शासन करना संभव है। उसने राजपूतों के प्रति एक सुविचारित रणनीति अपनाई। अकबर की राजपूत नीति कूटनीति, सहिष्णुता और वैवाहिक संबंधों पर आधारित थी। अकबर राजपूतों की वीरता, साहस, निष्ठा और युद्ध कौशल से अत्यधिक प्रभावित था और वह उसका अपने साम्राज्य विस्तार में सदुपयोग करना चाहता था। अकबर ने राजपूतों को शत्रु बनाने के बजाय उसके साथ साझेदारी करना पसंद किया। अकबर की राजपूत नीति का स्नेह स्नेह विकास होता चला गया। अकबर की राजपूत नीति राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्षपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में विकसित हुई। औरंगजेब के शासनकाल में पतन से पहले अकबर की गठबंधन नीति के परिणाम स्वरूप यह संबंध अत्यंत सुदृढ़ और मजबूत हुआ। विभिन्न मुगल शासकों के अधीन
राजपूतों के साथ किस प्रकार की नीति का परिपालन किया गया, उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाबर सबसे पहला मुगल शासक था, मुगल राजवंश का संस्थापक था, और उसने राजपूतों विशेषकर मेवाड़ के राणा के विरुद्ध युद्ध किया था। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा हुमायूं, वह बाबर का पुत्र था, जिसने शेर शाह सूरी के विरुद्ध कुछ राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन किया था, और इस तरह से राजपूत राजाओं का समर्थन हुमायूं ने भी हासिल किया था। अकबर तीसरा राजा था मुगल राजवंश का। उसका लक्ष्य राजपूतों के साथ गठबंधन और एकीकरण करना, विवाह संबंध स्थापित करना और दरबार में उनके लिए उच्च पद आवंटित करना था। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने राजपूतों के साथ गठबंधन और एकीकरण को जारी रखा। जहांगीर और शाहजहां ने राजपूतों को उच्च उपाधियां और पद प्रदान किए, किंतु औरंगजेब का जब शासनकाल आया तो राजपूतों के साथ मुगलों की नीति कटुतापूर्ण हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में रिश्ते खराब हो गए, अधिक रूढ़िवादी इस्लामी नीति अपनाई गई और राजपूतों के विशेषाधिकार वापस ले लिए गए, जिससे असंतोष और टकराव पैदा हुआ। अकबर की राजपूत नीति के विभिन्न चरणों का हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। अकबर की राजपूत नीति 3 चरणों में विकसित हुई। पहले चरण में राजपूत शासकों के साथ राजनीतिक गठबंधन अकबर के द्वारा बनाया गया। दूसरे चरण में अकबर ने राजपूत शासकों के साथ उन संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया, और तीसरे चरण में अकबर ने मुस्लिम रूढ़िवादियों से दूरी बना ली, जिससे राजपूतों के साथ निकटता और अधिक बढ़ गई। इसके अलावा राजपूत मुगल प्रशासन के भागीदार बन गए, और ये नीतियां अर्थात अकबर की उदार राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के विस्तार और स्थायित्व में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण का उल्लेख करते हैं। यह 1569 यानी 1569 से 70 तक का यह चरण है। अकबर ने दिल्ली के सुल्तानों जैसी ही नीति अपनाई। इस चरण में सैन्य विजय और वैवाहिक संधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, और उसका पहला गठबंधन आमेर के राजा भारमल के साथ हुआ था। अकबर की राजपूत नीति का दूसरा चरण था 1570 ईस्वी के बाद से अकबर ने राजपूतों को मुगल प्रशासन के ऊंचे पद और सेना के ऊंचे पद प्रदान करने प्रारंभ कर दिए। राजपूत राजाओं को और राजपूत सरदारों सामंतों को मनसबदारों का ओहदा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। राजपूत मुगल सेना की तलवारबाजी बन गए। इस चरण के दौरान राजपूत मुगलों के मुख्य सहयोगी बन गए। अकबर ने 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए राजा मान सिंह को नियुक्त किया। अकबर की राजपूत नीति का तीसरा प्रमुख चरण था 1580 ईस्वी के बाद अकबर ने राजपूतों के प्रति अधिक समावेशी और मैत्रीपूर्ण तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई, और इस प्रकार से अकबर ने रूढ़िवादियों और कट्टर मुल्ला और उलेमाओं से अलगाव का संकेत दिया। भगवंत सिंह और मान सिंह को उच्च पदों पर सुशोभित किया गया। यह चरण मुगल शासन में राजपूतों के गहन एकीकरण का प्रतीक था। अपने शासन काल के अंत में अकबर ने एक समन्वित धर्म यानी सभी धर्मों का सार दीन-ए-इलाही
को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिश्रित करके एक नवीन धर्म को चलाना था, जिसके कारण से हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव या अलगाव को सदा सर्वदा के लिए खत्म किया जा सके। यद्यपि अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही को चलाने का प्रयास सफल नहीं हो सका। अकबर की राजपूत नीति की कुछ विशेषताएं थी। अकबर की राजपूत नीति में कूटनीति, वैवाहिक संबंध और सैन्य रणनीति शामिल थी। इस रणनीति का उद्देश्य राजपूत राजाओं की निष्ठा को सुरक्षित रखना और एक स्थिर और बहुसांस्कृतिक साम्राज्य का निर्माण करना था। अकबर यह अच्छी तरह से जानता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और इस तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि राजपूतों का और अन्य हिंदुओं का पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया जाए। और इस दृष्टिकोण से अकबर ने एक सहिष्णु धार्मिक नीति का परिपालन किया। राजपूतों को रिझाने के लिए, राजपूतों को अपने से जोड़ने के लिए, राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को आत्मसात किया। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज जमानी से विवाह करके अकबर ने आमेर के साथ संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट, अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख विशेषता थी कुलीनता का समावेश। अकबर ने राजपूतों को उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। बड़े बड़े मनसबदार के ओहदे राजपूत राजाओं, सामंतों और सरदारों को दिए गए। जैसे राजा भगवान दास और राजा टोडरमल को सम्मानित किया गया, ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए गए इन दोनों राजाओं को। अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख स्तंभ था धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता का बखूबी सम्मान किया और उन्हें मंदिर बनाने और अपने धर्म पालन करने और अपने त्योहार मनाने की पूरी अनुमति दी। और इस तरह से अकबर का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य को सुदृढ़ करना था, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। कभी अकबर ने अपने आप को इस्लाम का कठमुल्ला या कठमुल्लों का एक लॉलीपॉप बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख तत्व था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। अकबर ने राजपूत राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर को अपना शासक स्वीकार कर लिया, अकबर की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, उन राजाओं के आंतरिक प्रशासन में अकबर ने दखल देने की कभी कोशिश नहीं की। अकबर ने उन राजपूत शासकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जिन्होंने उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। जिन राजाओं ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया और उनकी हार के बाद अकबर ने उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ बर्ताव किया। अकबर की राजपूत नीति जो अत्यंत सौहार्दपूर्ण थी, मित्रतापूर्ण थी, उसके कारण क्या थे, हम लोग इस तथ्य के ऊपर विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। अकबर की राजपूत नीति केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य का एक रणनीतिक सुदृढ़ीकरण और विस्तार की नीति थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर ने अपनी राजपूत नीति का परिपालन किया था। अकबर ने अपनी सैनिक स्थिति मजबूत कर ली, राजपूतों के साथ निकट संबंध स्थापित करके। साथ ही साथ अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बना लिया और साम्राज्य विस्तार को अत्यंत सहज बना दिया। इन सभी का कारण था राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
तो इस प्रकार से राजनीति का स्थिरता, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का विस्तार और राजपूतों की वफादारी का लाभ उठाने और साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख कारण था। अकबर एक राष्ट्रीय शासक बनना चाहता था। एक राष्ट्रीय शासक बनने के लिए अकबर को न सिर्फ मुसलमानों का, न सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का, बल्कि हिंदुओं का और अन्य अल्पसंख्यकों का, हिंदू तो भारत में बहुसंख्यक थे, और साथ ही साथ अन्य अल्पसंख्यक अर्थात सिखों, पारसियों इत्यादि का पर्याप्त सहयोग लेने का उसने प्रयास किया, जिससे कि वह अपने आप को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित कर सके। अकबर ने हिंदुओं के सहयोग के साथ साथ मुसलमानों के भी सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब हम लोग विश्लेषण करते हैं कि अकबर की राजपूत नीति का परिणाम क्या हुआ। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसको सुदृढ़ बनाने का जो उसका इरादा था, उसमें उसे काफी सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म एक दूसरे के काफी निकट आए। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो भी मतभेद था अकबर के शासनकाल में काफी कम हो गए या लगभग समाप्त हो गए। और इस तरह से भारत के विभिन्न धार्मिक वर्गों, सामाजिक वर्गों में एकीकरण का जो उद्देश्य था अकबर का, वो अकबर की राजपूत नीति के कारण से पूरा हुआ। अकबर राजपूतों के सहयोग से कुशल प्रशासन देने में सक्षम हुआ। सबसे प्रमुख जो प्रभाव था और वो था मुगल साम्राज्य का विस्तार। अकबर को युद्ध करने और कई क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए राजपूत नेताओं से पर्याप्त सहायता मिली और सैन्य सहायता भी मिली। आर्थिक सहायता के साथ साथ सैन्य सहायता की प्राप्ति भी हुई, जिससे अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल हुआ। अकबर को अपनी महत्वपूर्ण राजपूत नीति के कारण आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त हुई। अकबर को राजपूत राजाओं से काफी धन दौलत, हीरे जवाहरात, मोती इत्यादि प्राप्त हुए। अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख प्रभाव था कि इससे अकबर का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। अब राजपूतों के द्वारा अकबर को सर्वोच्च शासक यानी अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने का परिणाम हुआ कि राजपूत भारत के रूलिंग ट्राइब थे, शासक वर्ग थे, और इस तरह से अन्य हिंदुओं ने भी अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। और अकबर की राजपूत नीति का एक प्रमुख परिणाम था कि अकबर ने एक ऐसे शासन का संचालन किया जो पूर्ण रूप से समावेशी था। इसमें राजपूत शासकों को और अन्य हिंदू राजाओं को उच्च मनसब और बड़े बड़े पदों से सुशोभित किया गया, और इस प्रकार से प्रशासन और राजनीति पूरी तरह पर संतुलित हो गई। अकबर की राजपूत नीति का एक और प्रमुख परिणाम था सांस्कृतिक एकीकरण। अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण के मकसद से ही महत्वपूर्ण राजपूत नीति का परिपालन किया था। विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता, संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने की नीति अकबर ने अपनाई थी। अकबर ने हिंदू त्योहारों को मनाने का कार्य किया था। अकबर ने तिलक लगाने का काम, अकबर ने सिर मुंडन का भी काम किया था। ये सभी जो कार्य थे वो यह बताते थे कि अकबर हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करना चाहता था। अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई, जिसे कुछ इतिहासकार हरखाबाई भी कहते हैं, को अपने महल में रहते हुए हिंदू धर्म का पालन करने, महल के अंदर मंदिर बनवाने और उसकी मंदिर में, महल के अंदर के मंदिर में हमेशा पूजा पाठ और प्रसाद वितरण इत्यादि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर स्वयं उन प्रसादों को प्राप्त करता था, और इस प्रकार से अकबर ने सांस्कृतिक एकता
में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। अकबर की राजपूत नीति इस प्रकार से अत्यंत सफल थी और एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में अकबर की राजपूत नीति का प्रारंभ हुआ। लेकिन बाद में हिंदू और मुसलमानों के बीच घनिष्ठ संबंधों के रूप में विकसित हुई, जिसने सभी के प्रति उदार और सहिष्णु नीति को बढ़ावा दिया। न्याय की अवधारणा का विस्तार हुआ, जिसमें धर्म, जाति या नस्ल की परवाह किए बिना सभी के लिए न्याय पर जोर दिया गया। अकबर की राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य को काफी सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। हालांकि राजपूतों और मुगल अभिजात्य वर्ग की रूढ़िवादिता के कारण यह नीति तनावपूर्ण भी रही, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी उदार नीति उनकी प्रभावशाली स्थिति को नुकसान पहुंचाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल और राजपूत संबंधों में गिरावट की स्थिति भी देखी गई बाद के वर्षों में। और इस तरह से मेरा यह विश्लेषण समाप्त होता है। आप सबों से आग्रह है कि कृपया इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार का यूपीएससी, बीपीएससी, अदर प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उपयोगी चीजें हमेशा इस एजुकेशनल चैनल में आपको मिलेगी। इस कारण से आपसे फिर से एक बार आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एनालिसिस पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।